मणिपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत ही पिछड़े और बहुत ही गुलाम नुमा जिंदगी जी रहे थे। अगर किसी के घर में साइकिल आ जाती तो उन्हें पूरे गांव को दावत खिलानी पड़ती। उसी गांव में रामू रहा करता था। रामू गांव के छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाया करता था, कभी सरपंच के घर काम करके तो कभी लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमा लिया करता था। जंगल में लकड़ियां काटना भी अब मुश्किल हो गया है। पता नहीं कौन सा जानवर कब सामने आ जाए, इस बात का डर लगा रहता है। रामू कुछ लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने बाजार चला जाता है। अरे आओ रामू आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? वो काहे को? क्या बात हो गई? ये लकड़ियां लो और मुझे पैसे देकर रफा दफा करो। अरे सरपंच साहब तुम्हें उनके घर के कामों के लिए ढूंढ रहे थे और कह रहे थे पुराना हिसाब चुकता करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? तुम इन लकड़ियों को तौल दो और आज का हिसाब कर दो। मैं सरपंच साहब के घर तुरंत ही चला जाता हूँ। रामू ने उस लकड़ी वाले से कुछ पैसे लिए और सरपंच के घर काम और पैसे की लालच में चला गया। तभी सरपंच अपने मुंशी के साथ बातें कर रहा था। इस गांव के लोगों को गुलाम बनाना बहुत ही आसान है। क्या करना है? उन्हें हताश और परेशान करना है। उन्हें खुश रहने ही नहीं देना, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो फिर कैसे गुलाम वही बन सकता है जो हताश है, जो पीड़ा में है। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी आपने। इसीलिए आपके सामने आधे से ज्यादा नौकर चाकर घूमते हैं। उन सब की बात दूर खड़ा रामू बड़ी ही अच्छी तरीके से सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, कितना पाप भरा इन सब के मन में। पूरे गांव को गुलाम की नजरों से देखते हैं। अगर कोई इनसे मदद भी मांगने आए तो वो पक्का मूर्ख है। रामू सरपंच के पास जाकर कहता है, देश तो कब का आजाद हो गया सरपंच जी, पर आप जैसे सरपंच और मुंशी ही हैं जो गुलामी और ऐसी बकवास सोच रखते हैं, जो गरीबों को गुलाम समझते हैं, आम आदमी को मूर्ख और ईमानदार को मंद। तुम होश में तो हो रामू? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सब मेरे सामने कह सको? बड़ा मुंह छोटी बात सरपंच जी। खैर आप बताइए, आप मुझे ढूंढ रहे थे ना? बाजार में कोई काम था? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। जाओ जाकर मंडप सजाओ और पूरे गांव में कह दो कि आज दावत है हमारे यहाँ। साथ ही साथ जो हलवाई आएंगे तुम उनका हाथ बटाना। जी सरपंच साहब। और आपके इस गुलाम के पिछले पैसे भी बाकी हैं, तो जरा उसका भी ध्यान रखिएगा। तुम्हारा हिसाब मैं अभी चुकता कर दूंगा। पहले जाकर सारा काम करो। दावत की पूरी तैयारी मानो रामू के हाथ में ही थी। वो गांव के हर घर में न्योता देने से लेकर सारे काम करता है। आओ सभी पेट भर कर खाओ। खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। खाने में बहुत ही ज्यादा दम है। अपना अपना वजन बढ़ा कर जाओ। वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था है। मजा आ गया खाना खाकर तो। जहाँ रामू का हाथ लगता है वहाँ ऐसा ही मजा आता है। सही कहा तुमने। रामू के हाथ में मानो जादू हो। जो भी खाना बनता है रामू के हाथ पड़ते ही खाना बहुत स्वादिष्ट और अच्छा हो जाता है। पूरे गांव ने बड़े ही चाव से दावत खाया और सभी ने रामू की खूब तारीफ की। लेकिन सरपंच और उनके बेटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन जब रामू सरपंच के पास अपने हक के पैसे मांगने गया, तब सरपंच और उसके बेटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सरपंच साहब, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। पूरे गांव ने दावत भी कर ली और आपके बेटे का जन्मदिन भी बहुत अच्छे से मन गया। अब लाइए मेरा मेहनताना लाइए। सब कुछ हुआ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरे बेटे को किसी भी गांव वाले ने जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी। बस आए, खाना खाए और तुम्हारी बड़ाई करके चले गए। ऐसी उम्मीद मुझे इन गांव वालों से तो नहीं थी। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो वो तुम ले जा सकते हो। सरपंच ने रामू को पैसे दिए। रामू वहाँ से चला गया।
अब मालिक, ये क्या? रामू को उसके पैसे आपने ऐसे कैसे दे दिए? ये तो गलत बात है। तुम उसकी चिंता ना करो, मैंने रामू के पीछे 2 गुंडे लगा दिए हैं। जैसे ही वो जंगल के रास्ते अपने घर जाएगा, वो दोनों छीना झपटी करके रामू से पैसे चुरा लेंगे। चल चल चल, पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल वरना खत्म हो जाएगा, पैसे निकाल। उन दोनों गुंडों को देखकर रामू बहुत ही ज्यादा डर गया। जी ये लो पैसे, ये लो पैसे और चले जाओ, पर कृपया करके मुझे कुछ भी ना करो। जैसे ही गुंडे चले गए, रामू फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार पिछले कई दिनों से भूखा है, बस इस आस में कि मैं कुछ पैसे कमाकर उनका पेट भर पाऊंगा। मैंने तो आपसे ज्यादा मांगा भी नहीं है, जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। रामू के रोने की आवाज सुनकर जंगल के कई सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। उन्हीं में से एक खरगोश रामू के सामने जख्मी हालत में आ गया। अरे ये क्या? इसकी हालत तो बहुत ज्यादा नाजुक है, मुझे इसकी जान बचानी होगी, वरना ये खरगोश अपने प्राण त्याग देगा। रामू उस खरगोश की मदद करता है। जैसे ही खरगोश होश में आता है, खरगोश रामू से कहता है, अरे रामू, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। खरगोश की आवाज सुनकर रामू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तुम बोल कैसे सकते हो? ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और मेरे बचपन का दोस्त? ये सब क्या है? ये सब क्या बोल रहे हो? अरे तुम शांत हो जाओ, मैं एक मायावी खरगोश हूँ। लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा, ये देखो। उस मायावी खरगोश ने अपनी जादुई शक्तियों से रामू के बचपन की चीजें दिखाई। रामू के सामने उसका बचपन नजर आ रहा था, जहाँ रामू उसी खरगोश के साथ खेल रहा था, उसे खाना खिला रहा था और उसे पानी पिला रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा तो मैं हूँ, और मुझे जहाँ तक याद है, मेरे पिताजी ने तुम्हें किसी जादूगर को बेच दिया था। तुमने सही कहा, उसी जादूगर की मदद से मैं आज मायावी खरगोश बन गया हूँ और इस जंगल में रहता हूँ। एक शेर ने मुझ पर हमला किया, मैं उससे बचते बचाते यहाँ पर आ गया और तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम मुझसे कोई भी 2 चीज मांग सकते हो, मैं उसे जरूर पूरी करूँगा। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, और कुछ नहीं। रामू को हताश और परेशान देखकर खरगोश ने अपनी जादुई शक्तियों से उसी जगह पर पानी पूरी का पेड़ बना दिया। ये क्या है? पानी पूरी का पेड़? ऐसा तुमने क्यों किया? तुम अपनी पानी पूरी बेचकर अपना घर चलाया करना। इस पानी पूरी के पेड़ से पूरी तोड़कर और सामने वाले कुएं से पानी लेकर तुम उसे बेचा करना। इससे तुम्हारी आमदनी भी होगी और मेरा वरदान भी पूरा हो जाएगा। उस मायावी खरगोश की मदद की वजह से रामू बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसके खुशी के आंसू निकलने लगे। धन्यवाद मित्र, बचपन का किया हुआ उपकार तुम्हें अब तक याद है। धन्यवाद। मैं इस पानी पूरी को बेचकर अपना घर बखूबी चला लूंगा। और दूसरे दिन से ठीक वैसा ही हुआ। रामू उस पानी पूरी के पेड़ से खूब सारी पूरियां तोड़ लेता है और पास ही के कुएं से तीखा तीखा पानी भी ले लेता है और उन्हें एक ठेले पर बेचने लगता है। रामू भैया, पानी पूरी लगाना 1 प्लेट। आपके हाथ में जादू है, जादू। हाँ और नहीं तो क्या, एक बार में 1 प्लेट पानी पूरी कोई खा ही नहीं सकता, उसका मन ही नहीं भरेगा। कम से कम 3 प्लेट पानी पूरी तो खानी ही होगी। अरे ये तो बस आप सबका प्यार है। हमने तो सुना कि तुमने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली है। बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारा घर बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा दिखने लगा है। सब हरि की कृपा है।
अब रामू पानी पूरी बेचकर अपना घर बहुत अच्छे से चला रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रामू ने गांव में एक स्कूटी भी ले ली। उन स्कूटियों पर पानी पूरी रखकर रामू और रामू की पत्नी संध्या दोनों ही गांव-गांव जाकर पानी पूरी बेचने का काम करते थे। ये बात सरपंच को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस रामू को देखो, कल का व्यापार क्या शुरू किया और अचानक इतने पैसे वाला हो गया कि जिस गांव में साइकिल नहीं है उस गांव में रामू स्कूटी पर पानी पूरी बेच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मालिक, रामू कुछ ही महीने में आपसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और ज्यादा इज्जतदार भी। तुम बस उसका गुणगान ही करते रहोगे कि कोई उपाय भी बताओगे मुझे जिससे रामू का व्यापार चौपट हो सके। एक उपाय है, याद है आपको? आपके नकाबपोश गुंडे, उनसे कहकर उसकी स्कूटी पानी पूरी तुड़वा कर आप अपना हिसाब चुकता कर लीजिए। कुछ भी कहो मुंशी, तुम हो बड़े चापलूस। ऐसा ही किया करो और इस बार तो मैं भी जाऊंगा उसकी स्कूटी पानी पूरी टूटते हुए देखने। सरपंच और मुंशी रामू के घर के पास चले गए और झाड़ियों के पीछे छिपकर उन गुंडों का कारनामा देखने लगे। जैसे ही गुंडों ने स्कूटी पानी पूरी की गाड़ी तोड़ी, सरपंच और मुंशी बड़े ही खुश हुए। अब आया ना मजा, लेकिन इससे इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैंने देखा है मालिक कि स्कूटी लेकर रामू हमेशा एक पेड़ के पास जाता था और वहाँ से स्कूटी पानी पूरी लेकर निकलता था। मुझे लगता है कि हमें जंगल में जाकर वो जगह भी देखनी चाहिए। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? ढेर सारा पेट्रोल ले लो, पूरा जंगल ही जला देंगे आज। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। सरपंच और उनके गुंडों ने खूब सारा पेट्रोल ले लिया और उन पानी पूरी के पेड़ के पास चले गए और वहां जाकर देखा कि पानी पूरी का पेड़ है जहां से रामू पूरियां तोड़ा करता था। अच्छा तो ये बात है, अब समझ आया मुझे सब कुछ। इन सब पेड़ों को पेट्रोल डालकर जला डालो। और वैसा ही हुआ। सरपंच ने पूरे जंगल में आग लगवा दी, लेकिन एक भी पेड़ जले नहीं। सरपंच, मुंशी और दोनों गुंडे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। तभी सरपंच का एक आदमी भागता हुआ सरपंच के पास आकर कहने लगा, सरपंच साहब, आपकी फैक्ट्री और आपके घर पर आग लग गई है और तो और आपकी सारी गाड़ियों को किसने तोड़ दिया है। पता नहीं किसने किया ये सब। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? सरपंच अपने घर जाकर देखता है, उसका घर और उसकी फैक्ट्री दोनों ही जल रहे हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ सभी गांव वाले जमा हो जाते हैं और उसमें रामू भी होता है, जिसे देखकर सरपंच शर्मिंदगी महसूस करता है। मुझे माफ कर देना रामू, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की, देखो मेरा ही घर उजड़ गया। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है सरपंच जी। आप चिंता ना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक आप अपने परिवार को लेकर मेरे घर पर रह सकते हैं। और रही बात फैक्ट्री की, तो इंश्योरेंस से आपकी फैक्ट्री के पैसे मिल जाएंगे। सरपंच रामू को सारी बातें बताता है और रामू से माफी मांगता है और इसी के साथ रामू दोबारा अपनी स्कूटी पर पानी पूरी बेचना शुरू करता है और पूरे गांव में चर्चित हो जाता है। सरपंच और मुंशी भलाई का रास्ता चुनते हैं और अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं। रामू अपने अच्छे व्यवहार से खूब सारी पानी पूरी स्कूटी पर बेचता है। धीरज सेठ अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था
उसकी 100 एकड़ जमीन और 1 बीघा में कोठी थी। उसके पास 50 भैंसें थीं। धीरज सेठ खेती किसानी के साथ साथ दूध भी बेचता था। उसके गांव में मिठाई और कपड़ों की दुकान भी थी। वो लोगों को कर्ज देकर ब्याज भी वसूलता था। धीरज सेठ के यहाँ कई नौकर काम करते थे। उसका एक पुराना नौकर था रामू। रामू भैंसों का दूध दूने से लेकर धीरज सेठ की कमाई का हिसाब किताब रखने तक का काम करता था। रामू, आज बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। बाजार जा और हर तरह के फल और सब्जियां लेकर आ। ध्यान रहे, सारा माल 1 नंबर क्वालिटी का होना चाहिए। कोई भी फल या सब्जी खराब निकली तो तेरी तनख्वाह से पैसे काटूंगा। आप चिंता न करें मालिक, सारा माल एकदम चकाचक लेकर आऊंगा। रामू मंडी गया और उसने धीरज सेठ का बताया सारा सामान खरीद लिया। अमरूद तो बहुत अच्छे हैं, आधा किलो कोमल के लिए भी खरीद लेता हूँ। रामू सारा सामान लेकर धीरज सेठ की कोठी पर पहुंचा। मालिक, ये रहा सारा सामान। और वो तेरे हाथ में क्या है? क्या तूने वो अमरूद अपने खाने के लिए निकाले हैं? नहीं मालिक, ये तो मैं अपनी बिटिया कोमल के लिए खरीद कर लाया हूँ। तू जहाँ भी जाएगा बीच में अपने काम को जरूर निपटा लेगा। इन अमरूदों को खरीदने में तूने पैसे तो मेरे ही खर्च किए होंगे। नहीं मालिक, मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं। आपके पैसे मैंने बिल्कुल अलग रखे हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मेहमानों के जाने के बाद फल बचे तो थोड़े बहुत तू भी अपने घर लेते जाना। मैंने किसी चीज के लिए कभी मना किया है क्या? नहीं मालिक, आप तो बहुत दयावान हैं। धीरज सेठ अंदर से बेहद कंजूस था, लेकिन बाहर दयावान होने का दिखावा करता था। रामू को भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ती, क्योंकि धीरज सेठ को अपनी तारीफ पसंद थी, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। धीरज सेठ रात तक नौकरों को किसी न किसी काम में उलझाए रखता, लेकिन जैसे ही उसके घर खाना बनना शुरू होता तो वो नौकरों को भगा देता, ताकि कहीं किसी नौकर को खाना न खिलाना पड़ जाए। रामू, तूने दूध दूध कर रख दिया? जी मालिक, रख दिया। ठीक है, अब जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। रामू अमरूद लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी बेटी कोमल डिटर्जेंट के घोल से बुलबुले बनाकर छोड़ रही थी और आसपास के बच्चे उन बुलबुलों को अपने हाथ से पकड़ रहे थे। कोमल, आज क्या सारा निरमा खत्म कर देगी? फिर तेरी माँ कपड़े किससे धोएगी? निरमा मैं अपनी सहेली से मांग कर लाई हूँ। माँ ने मेरे कारण निरमा छुपा कर रख दिया है। जैसी तू वैसी तेरी माँ। ये ले, मैं तेरे लिए अमरूद लेकर आया हूँ। माँ, अमरूद खाओगे क्या? पिताजी लेकर आए हैं। मुझे नहीं खाने अमरूद। इसे खिला खिला कर मोटा ही करते रहोगे या इसके लिए कोई लड़का भी ढूंढोगे? तुम्हारी उम्र हुई जा रही है, अब जरा अपनी जिम्मेदारियों की चिंता करो। तुम इतना बोझ अपने सिर पे क्यों महसूस करती हो? दुनिया में क्या सारे काम आदमी के करने से ही होते हैं? करने वाला तो भगवान ही है। अब उसने जन्म दिया है तो आगे का इंतजाम भी वही करेगा। धीरज सेठ ने तो अपनी लड़की का रिश्ता पक्का कर दिया। तुम उनसे ही कहकर देखो, उनकी तो दूर दूर के गांव तक जान पहचान है। हो सकता है वही कोई रिश्ता बता दे। माँ, तुम हर बात में धीरज सेठ का सहारा मत लिया करो। जब भी कोई काम पड़ता है बस धीरज सेठ याद आ जाते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए धीरज सेठ पर निर्भर होकर पूरा गांव उनका गुलाम बन गया है। तू धीरे बोल बेटी, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। जो कुछ भी है हमारे पास धीरज सेठ की नौकरी की बदौलत ही तो है। तो वो काम भी तो पूरा लेते हैं आपसे। काम के बदले पैसे तो देने ही होंगे, वरना उनके यहाँ काम कौन करेगा? इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलने लगी है। कोई इसकी बातें सुन ले तो हम गांव में रहने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए कहती हूँ, जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो। घर का कोई काम तो करती नहीं, बस बुलबुले बनाने में लगी रहती है। गांव में दुर्गा माता का एक बहुत बड़ा मंदिर था। कोमल रोज सुबह वहां पर पूजा करने जाती थी। उसी समय धीरज सेठ की बेटी कामिनी भी आ जाती थी। एक दिन कामिनी की कोमल से मुलाकात हो गई। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। और सुनाओ कोमल, क्या चल रहा है? ये बोरिंग सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, और क्या? तुम्हारी जबान तो उतनी ही तीखी है जितनी बचपन में थी। मेरी शादी तय हो गई है, लड़का बीटेक किया हुआ है। तुम्हारी शादी तय हुई कि नहीं? तुम तो मुझसे 2 साल बड़ी हो। क्या ये जरूरी है कि जिसकी उम्र ज्यादा है उसकी शादी पहले हो? भगवान जब चाहेंगे तब मेरी शादी होगी। मेरी प्रार्थना तो देवी माँ ने सुन ली। तुम भी दिल लगाकर प्रार्थना करो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बुलबुलों की तरह खोखली हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद इंसान को सुख ही मिले। अगर तुम्हारी सास कठोर निकली तो झापड़ मार मार कर काम करवाएगी और लोक लाज के मारे तुम्हें घर में घुसा के रखेगी। कहीं ऐसा न हो
कि ससुराल में तुम घर में बंद नौकरानी की तरह काम करो। कोमल कामिनी को बात सुनाकर चली गई। कामिनी जब घर पहुंची तो उसका मुंह लटका हुआ था। कामिनी ने अपने पिता धीरज सेठ से कोमल की शिकायत की। तू उदास मत हो बेटी, मैं उससे बात करता हूँ। रामू मेरे एहसानों तले दबा हुआ है, फिर भी उसकी लड़की जब बोलने पर आती है तो बिल्कुल लिहाज नहीं करती। लेकिन तू धैर्य रख, इस गांव में सभी को धीरज सेठ की जरूरत पड़ती है, उस लड़की को भी पड़ेगी। कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ही। ठीक कहा पिताजी, मुझे भी उस मौके का इंतजार है जब मैं कोमल को उसकी औकात दिखा सकूं। उसी समय रामू वहाँ आया। धीरज सेठ ने अपना गुस्सा रामू पर निकाला। तुम्हारी बेटी की जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। उसने कामिनी से बहुत दुर्व्यवहार किया। क्या तुमने अपनी लड़की को तमीज नहीं सिखाई? माफ करना मालिक, मैं उसे डांटूंगा। अभी वो नादान है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही है। अगर आप कोई रिश्ता बता दें तो बड़ी कृपा होगी। ये सही मौका है उस कलमुही से बदला लेने का। इसमें कृपा की क्या बात है रामू काका? पिताजी आपको जल्द से जल्द कोमल के लिए कोई रिश्ता बताएंगे। आप उसकी शादी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उस रात जब रामू अपने घर चला गया तो कामिनी धीरज सेठ से बोली, पापा, कोमल की शादी किसी ऐसे घर में कराइए जहाँ उसकी जिंदगी नर्क बन जाए, उसकी सारी अकड़ निकल जाए और वो भिखारिन की जिंदगी बिताए। उसका इंतजाम मैं बाद में करूँगा, पहले मैं तेरी शादी अच्छे से कर दूं। धीरज सेठ ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। पूरे गांव को न्योता दिया। 70 तरह के पकवान बनाए। रामू की पत्नी दावत में पहुंची तो रामू ने उससे पूछा, कोमल कहाँ है? वो नहीं आई क्या? मैंने तो उससे बहुत कहा लेकिन वो नहीं आई। वो घर में ही आलू के पराठे बनाकर खाएगी। मैं उसके लिए खाना ले जाऊंगा। कोमल को गोलगप्पे पसंद थे। रामू ने गोलगप्पे, टिक्की, डोसा और बाकी कुछ पकवान पैक कर लिए। अरे रामू, ये सामान किसके लिए ले जा रहा है? मालिक, कोमल यहाँ नहीं आई है, उसी के लिए ले जा रहा हूँ। उसे यहाँ आने में क्या परेशानी है? आज पूरा गांव हमारी बेटी की खुशी में शामिल है। यहाँ खाना खाने की जगह नहीं है या सुरक्षा का इंतजाम नहीं है जो तुम्हारी लड़की यहाँ नहीं आई? ऐसी बात नहीं है मालिक, टीवी पर प्रोग्राम देख रही होगी, उसके मन की बात है। रामू सामान लेकर चला गया। इसकी बेटी ज्यादा ही लाट साहबनी हो गई है जो चलकर यहाँ नहीं आ सकती। देखता हूँ उसे। कामिनी की शादी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक दिन धीरज सेठ ने रामू से कहा, तुम्हारी बेटी के लिए मैंने एक रिश्ता ढूंढा है। लड़का बिजली विभाग में प्राइवेट काम करता है, महीने में 20-25 हजार आराम से कमा लेता है। लड़के का अपना घर है, ना कोई बहन है ना कोई भाई, जो भी है उसी का है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी उससे बात कराऊं? हाँ मालिक, जरूर कराइए। अपनी बेटी के हाथ पीले करके मैं भी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। रामू एक दिन धीरज सेठ के साथ लड़के के घर गया। एक ही कमरे का घर था जहाँ एक तरफ लड़के की माँ की खटिया पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ सामान रखा हुआ था। ये घर आपको कुछ छोटा नहीं लग रहा मालिक? अरे शादी के बाद लड़का ढंग से कमाएगा, पैसे जोड़ेगा तो बड़ी जगह का भी इंतजाम कर लेगा। इतनी चिंता क्यों करते हो? रामू ने अपने घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी और कोमल को बताई। आपने सब कुछ ठीक से देख लिया ना पिताजी? हाँ महारानी, सब कुछ ठीक से देख कर आए हैं। इकलौता लड़का मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें? तेरी शादी के लिए इतने लड़के देख चुके हैं, सबकी बड़ी बड़ी मांगे थी। ये पहला लड़का मिला है जिसकी कोई डिमांड नहीं। ये हाथ से निकल गया तो बैठी रहना जिंदगी भर यहीं पर। रामू ने महीने भर के अंदर ही कोमल की शादी कर दी। कोमल जब लड़के के घर पहुंची तो उसे घर की गंदगी देखते ही उबकाई आने लगी, लेकिन कोमल जानती थी कि अब उसे इसी घर में रहना है। कोमल ने पूरे घर की अच्छे से सफाई और धुलाई की और बेकार का सामान कबाड़ में बेच दिया। बहू, तूने सामान क्यों कबाड़ी वाले को दे दिया? आपको कुछ होश है? वो सामान कब से यहाँ पड़ा पड़ा सड़ रहा था। फिर यहाँ रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। आप इस घर में पेंट कराइए, इसका प्लास्टर जगह जगह से खराब हो रहा है। कोमल का पति एक नंबर का जुआरी और शराबी निकला। वो ड्यूटी से घर लौटता ही नहीं था, कभी सड़क पर पड़ा रहता तो कभी किसी नाले में। यहाँ आए 1 महीना हो गया है, न तो कुछ खाने के लिए है और न ही घर की जरूरत का सामान। ऊपर से उस शराबी को ढोकर लाओ, फिर उसके कीचड़ से सने कपड़े धो। मेरी तो जिंदगी नर्क हो गई। एक दिन कोमल के घर किसी का फोन आया कि उसके पिताजी बीमार हैं। कोमल अपने घर पहुंची। रामू ने खटिया पकड़ ली थी। आज 5 दिन हो गए
तेरे पिताजी खटिया से नहीं उठे हैं। गांव का डॉक्टर कह रहा है कि इनके फेफड़ों में टीबी हो गया है। इलाज के लिए शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना होगा, लेकिन बेटी मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे। तेरी शादी में खर्च करने के बाद बचे कुछ पैसे इनके इलाज में खर्च हो गए। तू अपने पति से मांगकर कुछ रुपयों का इंतजाम कर सकती है क्या? मैं जरूर करती माँ, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? उस धीरज सेठ ने हमारे साथ चालाकी की माँ। मेरा पति जुआरी और शराबी है, एक पैसा घर में नहीं लाता। इतने दिन मैंने अपने गहने बेचकर अपना गुजारा किया है। तू एक बार धीरज सेठ की कोठी पर चली जा, अगर वो पैसे दे दे तो तेरे पिताजी की जान बच सकती है। मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। बेटी अपने पिता की खातिर तो ऐसा कर। धीरज सेठ तेरी मजबूरी देखकर खुश होगा और तुझ पर दया करने के लिए शायद पैसे भी दे दे। कोमल ना चाहकर भी अपने पिता की खातिर धीरज के पास गई। वहाँ उसे कामिनी मिली। अरे कोमल, तुम कब आई? बस कल ही आई। धीरज काका हैं क्या? मुझे उनसे कुछ काम है। नहीं, पिताजी तो घर पर नहीं है। मेरे पति ने गांव में फास्ट फूड का रेस्टोरेंट शुरू किया है, इसीलिए मैं अब यहीं रहती हूँ और पिताजी की अनुपस्थिति में उनका कारोबार देखती हूँ। मेरे पिताजी बीमार हैं। अगर तुम मुझे 20,000 दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज तो तुम बड़ा मीठा मीठा बोल रही हो। तुम्हारी तेज तर्रार जुबान को क्या हो गया? ससुराल में रहकर कट गई क्या? कामिनी ने कोमल का खूब मजाक उड़ाया और उसे पैसे भी नहीं दिए। पिताजी ने शहर में एक नया प्लॉट खरीदा है, इसलिए पैसे तो अभी है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। कामिनी ने कोमल को एक डिटर्जेंट का पैकेट दिया। तुम्हें बचपन से बुलबुले उड़ाना बहुत पसंद है ना? तुम ये डिटर्जेंट ले जाओ और आराम से बुलबुले बनाना। ध्यान रहे, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटा रही। कोमल ने डिटर्जेंट फेंका नहीं, क्योंकि उसके पास कपड़े धोने के लिए भी डिटर्जेंट नहीं था। वो रोती हुई डिटर्जेंट लेकर दुर्गा माँ के मंदिर पहुँची। अब आप ही मेरी मदद कीजिए माँ, मेरे पिताजी को बचाइए। अचानक दुर्गा माँ प्रकट हुई। तुम्हारे आंसू सच्चे हैं बेटी, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना भी सच्ची है। लेकिन अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। तुम इस डिटर्जेंट का घोल बनाकर बुलबुले उड़ाओ। वो बुलबुले अरक से भरे गोलगप्पों में बदल जाएंगे। उन्हें बेचकर ही तुम्हारे पिताजी का इलाज होगा। देवी ने डिटर्जेंट में अपनी शक्ति डाल दी। जब ये डिटर्जेंट खत्म हो जाए तो दूसरा डिटर्जेंट मेरे सामने रख देना, उससे भी तुम गोलगप्पे बना पाओगी। कोमल ने डिटर्जेंट को एक मग्गे में घोला और चौराहे पर खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, आइए बुलबुलों के गोलगप्पे खाइए। कुछ लोग कोमल के पास आए। कोमल ने उन्हें एक एक प्लेट पकड़ा दी। वो स्टिक से बुलबुला उड़ाती, जो प्लेट में जाकर स्वादिष्ट अरक से भरा गोलगप्पा बन जाता। कोमल के आसपास भीड़ लग गई। उसकी खूब कमाई होने लगी। कामिनी के पति का फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी उसी चौराहे पर था। वो भी गोलगप्पे बेचा करता था। चूँकि कोमल सस्ते रेट पे गोलगप्पे बेच रही थी, इसीलिए कामिनी के पति के गोलगप्पे कोई नहीं खरीद रहा था। कामिनी के पति ने ये बात जाकर कामिनी को बताई। उसका इलाज तो आसान है। कामिनी ने एक दिन कुछ नकाबपोश गुंडों को कोमल के पास भेजा। गुंडों ने कोमल से डिटर्जेंट छीन लिया और ले जाकर कामिनी को दे दिया। अब तुम जरा इससे बुलबुले बनाओ, मैं प्लेट लेकर सामने खड़ी होती हूँ। कामिनी के पति ने जैसे ही स्टिक को डिटर्जेंट में भिगोकर फूंक मारी, स्टिक से आग की चिंगारियां निकली। कामिनी का पूरा मुंह जलकर काला हो गया। वो रोती चिल्लाती कोमल के पास पहुंची। कोमल, मुझे माफ कर दो, मैंने ही गुंडों को तुम्हारा डिटर्जेंट छीनने के लिए भेजा था, लेकिन अब उस डिटर्जेंट से मेरा ये हाल हो गया। तुम कुछ भी करो, मेरा चेहरा ठीक कर दो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं ठीक नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ दुर्गा माँ के मंदिर चलो। दुर्गा माँ प्रकट हुई और उन्होंने कामिनी से कहा, मैं तेरा चेहरा एक ही शर्त पर ठीक करूंगी कि तू कभी कोमल की जिंदगी में टांग नहीं अड़ाएगी। मैं वादा करती हूँ माँ, मैं कोमल का कभी बुरा नहीं चाहूंगी, बस आप मेरा चेहरा ठीक कर दो। दुर्गा माँ ने कामिनी का चेहरा ठीक कर दिया। कोमल बुलबुले के गोलगप्पों को बेचकर बहुत अमीर हो गई। उसने अपने पिताजी का इलाज कर लिया और एक अच्छे घर में शादी भी कर ली।